हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और सबसे पहले रिवीजन करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जून 2021 में कौन बनाए गए हैं? याद करो इनका नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और ये हैं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको और भी याद रखना है। क्या याद रखना है? BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभी हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूज मत होना। अरुण कुमार सिंह ये BPCL के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रा के निदेशक के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी गई है। आपको बताना है कि रा के निदेशक कौन हैं या कौन थे, वर्तमान में वही हैं, और इनका नाम है सामंत कुमार गोयल। ठीक है, और NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? याद करो, ये प्रश्न मैंने कई बार बताया है और इसका आंसर होगा कुलदीप सिंह। ठीक है, और CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम क्या होगा? इनका नाम है TV नरेंद्रन। और मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है या किसे पहनाया गया है? तो अच्छा, ये याद करो कि ये किस देश की हैं। याद आ गया होगा, ये मैक्सिको की हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है एंड्रिया मेजा। और यह आयोजन 2020 का था, लेकिन मई में जाके हुआ। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से कोई कुछ भी मतलब कभी भी हो सकता है। आपने देखा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला 2021 में जाकर हुआ, तो यही वजह थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2021 को किसे देने की घोषणा की गई है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये जरूर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, मैं बताऊंगा इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में। ये बताओ कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया गया? तो पहला प्रश्न ही यहाँ पर आ गया, डेज वाला, इंपॉर्टेंट डेज वाला। तो करेंगे रिवीजन, लेकिन पहले इसको आंसर कर लें कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 सितंबर को। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? 10 सितंबर को मनाया गया। अब यहाँ पर याद रखना, इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि IASP ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का आयोजन करती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO भी इसमें भागीदार है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये तो आप जान ही रहे होंगे कि विश्व में तेजी से लोग आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है लोगों में बढ़ रही है। और अगर WHO की माने तो हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। प्रत्येक वर्ष लगभग 8 लाख से अधिक लोग अलग अलग कारणों से मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि स्थितियाँ आपकी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बदलती जरूर हैं। थोड़े समय तक खुद को थामने की क्षमता आपके अंदर होनी ही चाहिए। और फिलहाल अब कर लेते हैं रिवीजन। तो अभी जो है कुल मिला के आज 11 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई ना, तो 12 तारीख हो गई। तो अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बने हैं सितंबर के, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, 1 सितंबर को क्या मनाया गया? NCERT का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 सितंबर को। ठीक है, NCERT का 61वां स्थापना दिवस। 2 सितंबर को आपको याद होगा, मैंने बताया था इसके बारे में। 2 सितंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। इसके बाद आता है 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को क्या मनाया गया? 5 सितंबर को मनाया गया, एक तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये तो आपको याद होगा। दूसरा मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, नेकी कर दरिया में डाल। और हाँ, उसके पहले 4 सितंबर भी आता है। तो 4 सितंबर को क्या मनाया गया था? याद करो, ये मनाया गया था राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। और इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि 8 सितंबर को क्या मनाया गया? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। और 7 सितंबर को, थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, तो 7 सितंबर को बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे था और ये बड़ा ही अच्छा भी लगता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काइज, स्वच्छ हवा नीले आकाश के लिए। और इसकी थीम रखी गई हेल्दी एयर हेल्दी प्लानेट। क्या बात है, बड़ी शानदार
बात कही गई है। 7 सितंबर आपको याद रखना होगा। और अब बात करते हैं 10 सितंबर को क्या मनाया गया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और इसी के साथ 8 सितंबर को एक दिवस और मनाया गया था, आपको याद होगा मैंने बताया था इसके बारे में। क्या बताया था, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया था और इसकी थीम थी रिहैबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण बातें जो कि आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण यंत्र ओरका को किस देश ने शुरू किया है। अब देखो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में भारत आ रहा है तो गलत। भारत ने जो बनाया है वो वायु को, वो एयर प्योरीफायर है। और यहाँ पर जो बात हो रही है ये कार्बन अवशोषण संयंत्र के बारे में बात हो रही है, जिसका नाम है ओरका। और ये कहाँ पर बनाया गया है, ये बनाया गया है वहीं पर जहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक शांति है। और सबसे अधिक शांति कहाँ पर है, आइसलैंड में है। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक है उसमें जो है आइसलैंड पहले स्थान पर है। अच्छा ये बता दो कि शांति के मामले में भारत किस स्थान पर है, कमेंट करके बताओ। तो शांति के मामले में भारत जो है पहुंच गया है 135वें स्थान पर, 135। ठीक है, तो ये वो मशीन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जितने भी कार्बन है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद उसे मिनरल्स में बदल देती है। तो यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे फिर से मिनरल में बदल देता है। ओरका का मतलब होता है ऊर्जा से। तो ओरका के पास हर साल इस तरह से वातावरण से 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता है। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ग्रीन हाउस गैस कैलकुलेटर के अनुसार यह संख्या लगभग कितनी है, 870 कारों या 9281 खपत बैरल तेल से होने वाले उत्सर्जन के बराबर है। शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन समारोह के समय विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो विद्यांजलि पोर्टल क्या है फ्रेंड्स, तो इस पोर्टल से जुड़कर कोई भी समुदाय या कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के सरकारी या गैर सरकारी सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त नहीं भी हो तो उसमें अगर आप स्कूल से जुड़कर कोई योगदान देना चाहते हैं, आप विद्या का दान देना चाहते हैं, कुछ पैसे देना चाहते हैं, कुछ भी आप अगर सहयोग देना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगस्त माह की जो करंट अफेयर की कंबाइंड पीडीएफ है ये भी रिलीज हो गई है। इसके अलावा दिसंबर से लेकर अब तक यानी कि अगस्त तक जितने भी महीने हुए सभी की जो कंबाइंड पीडीएफ वो भी अवेलेबल करवा दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। करंट अफेयर के लिए अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल MRSAM किस प्रकार का हथियार है। अब यहाँ पर MRSAM का मतलब क्या है आगे बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यह एक प्रकार का मिसाइल सिस्टम है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये मिसाइल सिस्टम जो है इसका एक नाम और है बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम। और यह मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर तक UAV, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन आदि को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसे बनाया किसने है, इसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर MRSAM का मतलब हो गया सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। MR का मतलब हो गया यहाँ पर मीडियम रेंज से, SAM का मतलब हो गया सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, याद रखना इसको। और इसे किसने बनाया है, तो इसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT, जी हाँ IIT मद्रास, यानी कि विकल्प ए इसका यहाँ पर करेक्ट है। NIRF क्या है, तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर को पूरे भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय और कॉलेजों को सूचीबद्ध करते हुए NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी किया है और इसमें IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, टॉप 3 IITs कौन सी हैं, तो ये हैं IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर IIT बेंगलुरु, फिर आता है IIT बॉम्बे। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 4 राज्यों के राज्यपाल फिर से बने हैं, यानी कि नए राज्यपाल बन गए हैं। तो उनके नाम मैं बताऊंगा आपको। अगर कुल देखा जाए तो 8 राज्यों के पहले और 4 राज्यों के नए, तो कुल मिला के 12 राज्यों के नए राज्यपाल हो गए हैं। इनके नाम मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल ये गेस करो कि तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो बेबी रानी मौर्य नहीं, इन्होंने तो अभी अभी इस्तीफा दिया है उत्तराखंड के राज्यपाल पद से। आरिफ मोहम्मद खान जी नहीं, जगदीश मुखी नहीं, सही ना ऑप्शन हो जाएगा इसका RN रवि, यानी कि विकल्प डी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो केंद्र के वार्ताकार और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी RN रवि को नागालैंड से
तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी कि पहले ये नागालैंड के गवर्नर थे, अब इनको तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया है। तो नागालैंड का जो पद है ये खाली हो गया। तो नागालैंड के जो बनाए गए हैं नए गवर्नर, वो कौन बनाए गए? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नई नियुक्ति होने तक उनके प्रभार के अलावा नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। तो वर्तमान में नागालैंड का जो अतिरिक्त प्रभार है वो है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के पास। बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु से बंगाल का जो गवर्नर है बना दिया गया है। आपको याद होगा कि बनवारी लाल पुरोहित के पास पंजाब का पहले से ही अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन अब पूर्ण रूप से गवर्नर बन गए हैं कहाँ के? पंजाब के। और लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बेबी रानी मौर्य के बाद गुरमीत सिंह आए हैं राज्यपाल बनकर। यह पद बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे देने के बाद खाली हुआ था। और लेफ्टिनेंट जनरल सिंह सेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कुल मिला के जो 12 नए राज्यपाल बने हैं वो कौन कौन से बने हैं। तो RN रवि बन गए हैं तमिलनाडु के नए गवर्नर, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के नए गवर्नर, जगदीश मुखी असम के साथ नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको, और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बनाया गया है उत्तराखंड का नया राज्यपाल। एल गणेशन, ये नाम मैंने आपको बताया था, ये बने हैं मणिपुर के नए गवर्नर। थावरचंद गहलोत ये बनाए गए हैं कर्नाटक के। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये बने हैं त्रिपुरा के नए गवर्नर। रमेश बैस बने हैं झारखंड के नए गवर्नर। मंगूभाई छंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश। हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के। श्रीधरन पिल्लई गोवा के। और अभी हाल ही में एक अपडेट है कि विजय रूपाणी जो कि मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कब दिया? 11 सितंबर को दिया। किस राज्य ने हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? बिजनेस ब्लास्टर्स, इसमें बच्चों को शामिल किया जा रहा है, उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट के गुण सीखो। तो ये काम किया जा रहा है कहाँ पर? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हफ्ते की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स परियोजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को प्रारंभिक राशि दी जाएगी। उन्हें इस रकम को छोटे व्यवसाय में निवेश करना होगा। कार्यक्रम को उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को तैयार करना है। हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो नाम से स्पष्ट हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है बड़ोदरा में है, गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख अधिया, CEO हैं वर्तमान में संजीव चड्ढा। फ्रेंड्स, यहाँ पर नए वित्तीय वर्ष में बहुत सारे बैंकों का विलय कुछ बैंकों में कर दिया गया है। मुख्य रूप से यहाँ पर 5 बैंक हैं जिसमें कुछ बैंकों को विलय कर दिया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक में अगर बात करें तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। केनरा बैंक में विलय किया गया सिंडिकेट बैंक को। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हुआ, देना बैंक और विजया बैंक का। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया गया था। तो ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। अब जो प्रश्न मैंने पूछा था आपसे वीडियो की शुरुआत में, उसको आंसर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2021 को किसे देने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर CNR राव। तो विकल्प बी इसका सही है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। एनर्जी फ्रंटियर के नाम से विख्यात इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। और प्रोफेसर राव को यह पुरस्कार 14 अक्टूबर 2021 को रोम में क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला की उपस्थिति में दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार उन्हें कब मिलेगा? ये अभी मिलने वाला है इनको। कब मिलेगा? नेक्स्ट मंथ 14 अक्टूबर को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। इसे जो है एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहते हैं, एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार। और इसे जो है ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, कल जो प्रश्न पूछा गया था उसको आंसर करते हैं। प्रश्न ये था कि कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसका उत्तर था ऑप्शन सी यानी कि अग्रहास धारा। और ये रहा आज का प्रश्न। और फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसकी एक क्विज बनाकर डाल दी गई है वेबसाइट पर और ऐप पर भी। तो फ्रेंड्स, ये क्विज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने वीडियो देख लिया तो क्विज जरूर लगाइएगा, ताकि आप ये देख सकें कि आपको कितने प्रश्न याद हुए। और इस प्रकार से आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर होती जाएगी। तो निश्चित रूप से आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जो आपका स्कोर रहेगा वो टॉपर के बराबर या उससे ऊपर ही रहना चाहिए। यही हमारा प्रयास है और इसके लिए जितने भी प्रयास हमें करने पड़ेंगे हम करेंगे, बशर्ते कि आप हमारे साथ बने रहें।
और हाँ फ्रेंड्स, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन है आपका लाइक और शेयर करना, तो लाइक और शेयर आप लोग करते रहें। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।